दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके पेपर बहुत पड़ोस में है। तो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं कोर्स के लिए अपने, लेकिन इसे हम चैनल पर भी पब्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ ही सकता है 4, 5, 6, 7, 8, वो बाकी लोगों की मदद भी मेरे भाई हो जाएगी सर। ठीक है, तो आज का अपना ये टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर ये धोखे से फंस गया तो आपको 7.5 नंबर से लेके 15 नंबर तक दिला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मन लगा के पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या कहा स्टीफन ने, सुनिए। स्टीफन के अकॉर्डिंग किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से रेडिएशन के एमिशन का रेट उसके टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो ब्लैक बॉडी क्या होती है सुनिए। ब्लैक बॉडी को हिंदी में कहते हैं आदर्श कृष्णिका। कोई भी वो बॉडी काली, देखो काला कलर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। काला कलर प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है और काला कलर ही एमीटर भी होता है, निकालता भी सबसे ज्यादा है। हम लोग जब पढ़ते थे जीएफ कॉलेज में तो वहां पर एक डार्क रूम था। डार्क रूम क्या होता था मेरे भाई, उसमें सब दीवारें वगैरह काला पेंट कर रखी थी। जो लोग हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, लाइट वाले, ऑप्टिक्स वाले, वो वहीं पे किया करते थे। प्रतिबिंब वगैरह बनता हुआ दिखाई देता था, सारी चीजें। तो वो काला पेंट क्यों कर रखा था? ताकि जो अगर थोड़ी बहुत रोशनी पहुंच भी रही हो तो वो काला कलर उसे एब्जॉर्ब कर ले, उसे सोख ले, गौवा भाषा में कहे तो सर। ठीक है, उसे एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद आसानी से चीजें हो पाए और लाइट वगैरह वहां पे ज्यादा ना रहे, प्रतिबिंब वगैरह बन पाए। तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, ये आदर्श कृष्णिका का काम करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है भाई, के यूनिट एरिया, मानिए कोई भी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो उसका यूनिट एरिया मतलब लंबाई ले ले रहा, चलो 1 मीटर, और चौड़ाई भी ले ले रहा 1 मीटर। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया भी कितना हो जाएगा, 1 × 1, यानी कितना हो जाएगा सर, 1 मीटर ही एरिया हो जाएगा। तो अगर हम 1 मीटर लें एरिया, तो उससे जितनी रेडिएशन निकलेंगी सर, क्या निकलेंगी, रेडिएशन निकलेंगी। क्या निकलेंगी, रेडिएशन निकलेंगी। तो ये रेडिएशन किसके, जो टेम्परेचर होगा उसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब क्या है, अगर हम कह दें ये है रेडिएशन की एनर्जी सर, ठीक है, E, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आपने 12th में ये पढ़ रखा है कि भैया जो रेडिएशन निकल रही है उनका जो एमिशन का रेट है, यानी एमिशन की दर है, वो टेम्परेचर की 4 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं मेरे भाई। इन्होंने कांस्टेंट क्या लगाया, सिग्मा लगाया। क्या लगाया, सिग्मा कांस्टेंट लगाया। सिग्मा को कहा गया स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या कहा गया, स्टीफन कांस्टेंट। तो देखिए बिल्कुल आसान है। क्या आसान है बताइए, कोई ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी का यूनिट एरिया लिया है हमने। कितना लिया है, यूनिट एरिया लिया है, मतलब लंबाई चौड़ाई 1 रही होगी उसकी। ठीक है, उस एरिया से जितना एमिशन हो रहा है वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, समानुपाती हटाया, एक नियतांक क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। फार्मूला बन गया E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। E बराबर सिग्मा टी की पावर 4 बन गया, जहां सिग्मा क्या है, वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा क्या है मेरे भाई, स्टीफन कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और आदमी आया बोल्ट्जमैन। उन्होंने कहा मेरे भाई ये लॉ थोड़ा सा दिक्कत है, हम इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाले हैं। बोल्ट्जमैन ने क्या कहा, परंतु यह लॉ किसी बॉडी के एटमॉस्फेयर के साथ टोटल एनर्जी लॉस में नहीं है। यानी अगर क्या है, मान लिया बॉडी है, ठीक है, जैसे हम हैं, अब समझिए सरल भाषा में। इस समय आप देख रहे होंगे बहुत गर्मी लग रही है हमें। क्यों लग रही है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर है कम। कितना है, मान लिया 37 है, 38 है, 40 है, जो भी कुछ होगा सर, 35 है, डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं। और बाहर का जो टेम्परेचर इस रूम का, क्योंकि यहाँ सुबह से ऑफलाइन क्लास चल रहा है तो यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है सर। ठीक है, जब भीड़ रहती तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई गर्मी तो होगी ही ना जब सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल क्या है, अब कुछ लोग कहते हैं सर जी एसी चला लीजिए। मेरे भाई जब तक एसी ठंडा करेगी तब तक मेरी वीडियो शूट हो जाएगी, फिर हमें अभी जाना है। तो ये कारण रहता है, लेकिन खैर ओवरऑल बात यह है कि अब क्या हो रहा है, ऊष्मा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या है, बाहर से मेरे शरीर के अंदर आ रही, तभी हमें गर्मी लग रही है। अभी क्या होता, बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता तो हमसे ऊष्मा बाहर जाती और हमें ठंड लगने लगती। यानी जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो क्या किया इन्होंने, इसके लिए बोल्ट्जमैन ने एक लॉ दिया जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। यानी स्टीफन ने नॉर्मल बात करी, लेकिन स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या किया, बोल्ट्जमैन ने क्या किया, थोड़ा सा एड ऑन कर दिया कि अगर भैया टेम्परेचर के साथ में एनर्जी का लॉस हो रहा है, ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग में जा रही है, तब इन्होंने क्या किया, हम समझाते हैं कैसे। तो जरा देखिए,
इन्होंने कहा टेम्परेचर T1 के मतलब केल्विन है। मान लिया कि एक ब्लैक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, T1 केल्विन है। ठीक है भैया, जब T2 केल्विन टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर में रखते हैं, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वातावरण। मान लिया यार मेरा टेम्परेचर 10 है, 20 है, 30 है, हम हैं बाहर वाले टेम्परेचर में जिसका टेम्परेचर 40-42 है, तो यानी मेरा टेम्परेचर T1 हो गया, बाहर का टेम्परेचर T2 हो गया। हालांकि हम ब्लैक बॉडी नहीं है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वरना हम तो देखो कितने स्मार्ट है, कितने गोरे हैं, कभी घमंड नहीं करा हमने, वो एक अलग बात है। एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो बॉडी के प्रति एकांक एरिया से जो रेडिएशन का रेट है वो E1 बराबर सिग्मा T की पावर 4 और एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो सिग्मा T2 की पावर 4 होगा। इन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने सिर्फ कहा था कि जो रेट है नॉर्मल रेडिएशन के निकलने का जो रेट है वो टी की पावर 4 होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो एमिशन का रेट है आप कह रहे हो सिग्मा T की पावर 4 होगा, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो कितना होगा, सिग्मा T2 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि दो यहां पे चीजें हो गई ना, एक तो बॉडी हो गई यानी ब्लैक बॉडी हो गई और एक एटमॉस्फेयर हो गया। तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T1 है, तो उसके लिए एमिशन क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा T1 की पावर 4। और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, तो उसका एमिशन हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा T2 की पावर 4। ठीक है भाई, ये किसने कहा, बोल्ट्जमैन ने कहा। तो इन्होंने एमिशन बताया था केवल स्टीफान ने, लेकिन बोल्ट्जमैन ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन की भी बात कर दी। ठीक है भाई, अतः एक ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से रेडिएशन एनर्जी का लॉस निम्न होता है। कितना लॉस हुआ जरा समझो, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा एमिशन हुआ इतना, एब्जॉर्प्शन हुआ इतना। एमिशन कितना हुआ बताओ, इन्होंने कहा एमिशन हुआ, सर थोड़ा सा पेन नीचे गिर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना देते हैं। एमिशन कितना हुआ, E बराबर सिग्मा T1 की पावर 4, इतना एमिशन हुआ, इतना मेरा खर्चा हुआ। ठीक है भाई, और एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ E बराबर E2 मान लो या E मान लो सिग्मा T2 की पावर 4। सर ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एमिशन मतलब खर्च हो गया इतना, मिल कितना आ गया, इतना मिला है मेरे भाई। तो अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो टोटल कितना चेंज रहेगा। यार मेरे पास 10 रुपए थे, हमने 10 रुपए खर्च कर दिए और बदले में हमें 7 रुपए मिल गए, तो नेट चेंज क्या है, नेट चेंज है 3 रुपए, यानी अभी भी मेरे पास जो है वो 3 रुपए हैं। तो हमने क्या लिखा, अतः ब्लैक बॉडी का रेडिएशन जो एनर्जी का लॉस है वो निम्न होगा। कैसे निकालेंगे, जितना था T1 की पावर 4 और जितना मिला वो उसमें से घटा देंगे, तो E बराबर आ गया सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस का T2 की पावर 4, सिग्मा हमने कॉमन ले लिया। सर ठीक है, तो ये बात किसने कहा, स्टीफान बोल्ट्जमैन ने कही है बात। ठीक, अब इसे प्रूव भी करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, एक भैया हमने कोई सिलेंडर ले लिया, माना कोई सिलेंडर है जिसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करने वाली, यानी यहां से टकरा के चीजें वापस आ सकती हैं, तथा इसके अंदर एक कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड पिस्टन लगा हुआ है, जो आपको पिस्टन P से हमने दिखाया, ये पिस्टन लगा हुआ है। माना इसके अंदर एक रेडिएशन भरा है जिसका टेम्परेचर T है और एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व U है। ठीक, ये मेरे भाई कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है, पिस्टन है, पिस्टन को कहाँ से लिख दिया, P से लिख दिया। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, रेडिएशन है, दीवारें कैसी हैं, रिफ्लेक्शन वाली, यानी रेडिएशन टकरा सकता है, टकरा के इधर उधर जा सकता है। टेम्परेचर कितना है, T है, ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, U है मेरे भाई। ठीक है, ये पिस्टन इन्होंने ले लिया। फिर इन्होंने क्या किया, यदि सिलेंडर का वॉल्यूम V हो, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो, V हो, तो रेडिएशन की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो U बराबर स्मॉल u इंटू V होगी, क्योंकि ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ही यही होता है मेरे भाई, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो हमने मान लिया ऊर्जा घनत्व इतना, तो अगर वॉल्यूम मान लें हम V, तो इसे जब इधर लेके आएंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, U इंटू V हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, U का मान ले लिया, U इंटू V, और इक्वेशन नंबर हमने बना दी। हम आपको पीछे पढ़ा भी चुके हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, dQ बराबर होता है du प्लस डेल्टा W। हम लोग U की जगह पे क्या रख सकते हैं, U भी रख सकते हैं। ये देखो भाई, W बराबर क्या रख सकते हैं, PdV रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि PdV क्या होता है, P मतलब दाब, V मतलब वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी होती है। ये तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर मान लो, ऐसे याद कर लो सर। ठीक है, तो कार्य का मान PdV के बराबर होता है, U का मान UV के बराबर होता है, यानी दोनों अगर टोटल इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो ऊर्जा घनत्व और वॉल्यूम के मल्टीपल के बराबर होगी। फायदा क्या होगा, ये मान दोनों हम यहां रख देंगे। मान रखा, देखना भैया क्या होगा, यहां पे देखिए सर, ये देखिए, तो यहां पे dQ था, dQ रख दिया, D चल रहा था, चलने दिया, U की जगह पे UV रख दिया, प्लस
dw की जगह पे pdv रखा, लेकिन वेयर प्रेशर इज रेडिएशन प्रेशर, जहां पे p जो है वो रेडिएशन प्रेशर है और रेडिएशन प्रेशर का मान होता है ऊर्जा घनत्व का 1/3, तो p की जगह पे हम u/3 रख देंगे, ये रेडिएशन प्रेशर का मान होता है। तो हमने यहाँ पे p की जगह पे 1/3u रख दिया, dv चल रहा था dv चलने दिया, बिल्कुल आराम आराम चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। dq ऐसे आया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले को छोड़ा u उतारा, दूसरे का करा dv प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का करा du आया, प्लस 1/3 आया, u आया, dv आ गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, dq ऐसे रहेगा। अब हमने किया क्या, देखिए v du था, v du लिख दिया, यहाँ पे अकेला u dv, एक u dv है, यहाँ पर 1/3 u dv है, एक को 1/3 से जोड़ेंगे तो 3 1 कम 3 और एक 4/3 हो जाएंगे। तो ये वाला देखिए सर, देखिए ये वाला और ये वाला, ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1/3 है। तो जब आप 1 को 1/3 से जोड़ोगे 3 1 कम 3 और एक 4/3 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके होगा 4/3। यहां पे आ गया मेरे भाई बी डी यू, क्या आ गया, वी डी यू आ गया। इसे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, अब हमने क्या लिखा, यदि चेंज इन एंट्रोपी डीएस हो, यानी अगर एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मतलब मेरे भाई होता है कि डिसऑर्डर कितना है, मॉलिक्यूल जो गति कर रहे हैं। यहां क्लास में अगर 50 बच्चे बैठालते हैं, 100 बच्चे बैठालते हैं, 150 बच्चे बैठालते हैं, तो वो कितना ऑर्डर में बैठे होंगे, जितना ऑर्डर में बैठे होंगे उतनी एंट्रोपी कम होगी, जितना वो गदर काट रहे होंगे उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी मेरे भाई। ठीक है, तो एंट्रोपी होगी ज्यादा, तो हमने लिखा फ्रॉम सेकंड लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है, ds बराबर dq/t होता है। ठीक है, तब हमने ds रख दिया, हमें dq का मान चाहिए, जरा देखो अभी हमने ऊपर मान निकाला, dq का मान कितना, v du प्लस 4/3 u dv, ये वाला मान हम यहाँ रखेंगे। देखो भैया dq/t, बटे में t और चल रहा है, तो dq का मान रखा v du, बटे में t था, t आ गया, 4u dv/3 बटे में t था, तो t आ गया मेरे भाई। ठीक है, एक और इक्वेशन बन गई। इससे क्या पता चल रहा है कि जो s है वो u और v दोनों का फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है, देखो ds है, du है और dv, यानी s जो है वो किसका फंक्शन है, बताइए किसका फंक्शन है, s जो है वो du का भी फंक्शन है और s जो है वो v का भी फंक्शन है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं s इज द फंक्शन ऑफ u एंड v। तो हमने क्या किया, सारे लोग फिजिक्स वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर में इतना समझ में आता होगा, s क्या है, फंक्शन है किसका, u और v का। जब फंक्शन होता है तो उसे कैसे लिख सकते हैं बताओ, जो टोटल डिफरेंशियल होगा s का ds, वो पहले वाले के पार्शियल डिफरेंशियल u के रिस्पेक्ट में del s अपॉन del u इंटू du प्लस del s अपॉन del v इंटू dv। एक बार v के साथ में लिखेंगे और एक बार u के साथ में लिखेंगे। अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, अगर ये दोनों का फंक्शन है u और v का, तो एक बार u के साथ में लिख दिया, एक बार हमने v के साथ में लिख दिया। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अपने पास पहले से चल रही थी मेरे भाई इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 भी ds का मान है, इक्वेशन नंबर 5 भी ds का मान है। यहां पे ds का मान ये है, देखो v du/t प्लस 4u/t। यहां देखो du के साथ कौन चल रहा है, du के साथ चल रहा है v/t, यहां dv के साथ कौन चल रहा है, 4u/3t। यहां पे du के साथ है del s/del u, तो du के साथ v/t, du के साथ del s/del u, तो दोनों की हम तुलना करेंगे, तो du तो तुलना में अलग हो गया, क्या बचा, v/t का माना जाएगा del s/del u, ऐसे 4u/3t का माना जाएगा del s/del v। ठीक है, लो भाई तुलना कर दी, del s/del u का मान v/t आ गया, del s/del v का मान 4u/3t आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ds कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ds क्या है, एक कंप्लीट डिफरेंशियल है। क्यों कंप्लीट है, क्योंकि u का भी फंक्शन है, v का भी फंक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि del 2/del s बटे del u del v को लिख सकते हैं del 2s/del v del u, क्योंकि परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने किया क्या, del u लिख दिया, इसे लिख दिया del s/del v, ऐसे del v अलग कर दिया, del s/del u लिख दिया। इनके मान अपने पास पहले से हैं, मान रख दिया भाई, इसका मान है 4u/3t रख दिया, इसका मान है v/t मान रख दिया मेरे भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि t केवल u का फंक्शन है, t केवल किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो अतः क्या करेंगे, देखो 4/3 निकाल लिया मेरे भाई। t किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो मेरे भाई यहां पे लिख दिया हमने 1/t। ठीक, माइनस का निशान लगाया, 4/3 आया, u को रोक लिया और t के रिस्पेक्ट में 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/t² माइनस का। ठीक है, अरे ऐसे समझो यार, लो दिखाते हैं। यहां पे दो फंक्शन है, ऐसे समझ लो, एक तो u है और गुणे में 1/t है, ये जो t लिखा 1/t, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, पहले का करते हैं,
दूसरे को छोड़ते हैं, दूसरे का करते हैं तो पहले को छोड़ते हैं, ऐसा तो करते हैं ना। तो भैया 1/t देखो 4/3 तो नियतांक है, बाहर लिख लिया, 1/t लिख लिया, u का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस का 1/t स्क्वायर होता है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4/3 नियतांक है आ जाएगा, u को छोड़ा 1/t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। और दोबारा से t का करेंगे क्यों, क्योंकि सिर्फ u का फंक्शन है, तो del t अपॉन del u और आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा देखो del v अपॉन del v है, 1/t बाहर आ जाएगा, del v अपॉन del v सरल भाषा में तो कैंसिल हो गया, या सिंगल है तो आराम से हट जाएगा सर, v का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने किया क्या, हमने इसे सॉल्व कर दिया। फर्स्ट फंक्शन del अपॉन del t ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन del अपॉन del t ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हमने इसका क्या किया डिफरेंशिएशन कर दिया, और उधर वाले में भी हमने यही किया, इसे सॉल्व कर लिया हमने। जब हमने सॉल्व किया तो यहां चल रहा था 4/3 1/t, उधर चल रहा था अकेला 1/t। 1/t को इधर ले आएंगे, 4/3 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 1/3 1/t। ये माइनस वाले को उधर ले गए, 4/3 आया, u/t स्क्वायर जैसे चल रहा था वैसे ही नॉर्मल चलने दिया, ठीक भाई। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई, ये बचेगा, देखो ये बचा del u अपॉन u बराबर 4 del t अपॉन t, सिर्फ ये बचा और कुछ भी नहीं बचा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का log x होता है, 1/x का क्या होता है भाई बताइए log x होता है, तो यहाँ पे 1/u का log u हो गया, 4 नियतांक है, 1/t का log t हो गया, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा हम लोग लगाते हैं, उसे आप c लिखो log a लिखो कुछ भी लिखो, तो हमने लिख दिया log a, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखिए सर, जब भी कभी ऐसे चल रहा होता है n log m, तो हम n को ऊपर पावर में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे चल रहा है 4 log t, तो हम 4 log t को लिख सकते हैं log t की पावर 4 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, प्लस में चल रहा है log a, और log m गुणे log n, log m प्लस log n बराबर होता है, दोनों में गुणा हो जाती है, तो इन दोनों की जगह हम लोग लिख सकते हैं log m की जगह पे क्या है t की पावर 4 है, गुणे में n की जगह पे क्या है मेरे भाई a है, ठीक है। तो log t की पावर 4 आ गया, गुणे में मेरे भाई a आ गया। अब हमने क्या किया, फाइनल स्टेप अपने पास आ चुका है, log से log हम लोग हटा देंगे, इधर सिर्फ u बचेगा, इधर a t की पावर 4 बचेगा, ठीक है भाई। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 8। हमने लिखा यूनिट एरिया से टोटल रेडिएशन एनर्जी के एमिशन का रेट एनर्जी डेंसिटी में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है, E बराबर होता है 1/4 UC, E बराबर 1/4 UC होता है। E ऐसे रखा, 1/4 रखा, U रखा, और C का मान हमने ऐसे ही रखा है, लेकिन हमने U का मान तो निकाल रखा है ना, जरा देखो यहाँ पे u का मान क्या है, कहां पे है, u का मान है at की पावर 4, यहां पे u दोबारा से लिख गया है सर, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, इसे सही कर देते हैं हम लोग, ये देखिए u तो 1/4 ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा c, और u की जगह पे क्या आ जाएगा at की पावर 4। जब at की पावर 4 आ गया तो हमने क्या किया, e ऐसे लिखा, t की पावर 4 लिखा रहने दिया, और a/4 को हमने बना दिया सिग्मा। क्या बना दिया, a/4 को सिग्मा बना दिया। c भी है तो c को भी सिग्मा बना दिया, तो हमने लिख दिया यही स्टीफान्स लॉ है, जहां सिग्मा का मान कितना होगा, UAC होगा, ठीक है। c तो चल ही रहा है, u नहीं होगा सर, ठीक है, ये u एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसे देखिएगा सर, क्योंकि u की जगह पे तो हमने मान रखा है at की पावर 4। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई। अब आखिरी में आके यहाँ देखो, u का मान कितना, at की पावर 4 है, ठीक है भाई, at की पावर 4 है। तो यहाँ पे देखो अपनी रिलेशन क्या होता है बताओ, रिलेशन होता है E बराबर 1/UC, ठीक है। तो u की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1/4 ऐसे रखेंगे, u की जगह पे क्या रख देंगे बताओ, u की जगह पे रख देंगे at की पावर 4, और संग में चल रहा है c, ठीक है। E बराबर हो जाएगा सिग्मा t की पावर 4, क्यों, t की पावर 4 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा a बचा, c बचा, बटे में 4 बचा, तो लिख दिया जहां सिग्मा का मान AC/4 होगा, कितना होगा, AC/4। u जो एक्स्ट्रा आ गया था उसे आप काट दीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा को स्टीफान कांस्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद कंडीशन लगा देंगे कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन है, कहीं ऐसी जगह पर रखी गई है जिसका टेम्परेचर T2 केल्विन है, तब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, E बराबर वही सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ये क्या है, ये स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, बीच बीच में इक्वेशंस को यूज किया गया है, काफी बड़ा है, लेकिन इसकी पीडीएफ
जो लोग कोर्स में देख रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहीं पे फाइल्स में ऐड कर देंगे। लेकिन जो लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, लाइट शायद चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है भाई, जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अभी हम शेयर कर देंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग कोर्स में देख रहे हैं वो लोग टेंशन ना लें, और लगभग डेली आपको वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू भाई।